बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज भी हमारे पास ऐसे टॉपिक हैं, मुझे लगता है जो आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके लिए हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें ऐसे ऐसे मेहमानों के साथ हैं जो ख़ास आपके डिज़ाइन आपके टॉपिक हमने जो यहाँ पे बनाए हैं वो आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी बात बताऊँ। हम अपने बच्चों को घर में जो ट्रेनिंग देते हैं, जो स्कूल की फ़ीस पे करते हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए हम ये सोच रहे हैं कि वो तालीम हासिल करें और उस तालीम के साथ उनको कोई ट्रेनिंग मिल रही है, कोई ऐसी तरबियत मिल रही है। क्योंकि देखिए, घर का उस्ताद जो होता है सबसे बड़ा, वो होती है माँ। माँ एक ऐसी उस्ताद है जिसकी हर ज़बान जो है वो बच्चा समझता है, और बच्चा किसी भी ज़बान में कोई भी चीज़ सुनना चाहे, समझना चाहे, तो माँ को उसकी सारी ज़बानें आती हैं, सारी लैंग्वेज आती है। उससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। उसके बाद जो है हम जहाँ पे स्कूल तरबियत और जहाँ पर हम तालीम के लिए भेजते हैं, जहाँ पे हम फ़ीस पे करते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल देखते हैं कि इधर का माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उस्ताद कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है। ठीक है, वैसे तो अब ये वाला कंपटीशन आ गया कि हम ये कहते हैं जिस स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा। जिस स्कूल में सारे अमीर हाई नॉट ए क्लास कैटेगरी के लोग नौश के बच्चे अगर जा रहे हैं, पोर्श बच्चे जा रहे हैं फैमिलीज़ के, तो फिर यही स्कूल सबसे अच्छा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल वो अच्छा होता है जहाँ पर उस्ताद अच्छे हों। जब हम जाते हैं स्कूल की सिलेक्शन के लिए, हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर में, लोगों के इदारे पे बैठ के, प्रिंसिपल से, बाकी उस्ताद से, उनके क्लासरूम्स में जाके, उनके बच्चों की मुझे लगता है जो एक जहाँ पे वो प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे किसी बच्चे से बात करके भी आपको समझ आ जाती है कि ये स्कूल कैसा है, यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से तरबियत दी जा रही है। पहले तो ये सिलेक्शन होती थी, मैं तो कहती हूँ अभी भी इसी तरह की सिलेक्शन रखा करें। और अब आज का जो टॉपिक है वो उस तरह से है कि अब हम जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है थक गए। हमें समझ नहीं आती कि हम जहाँ पे बच्चे को भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्या वो जगह सही है, क्या वहाँ से वो कुछ सीख रहा है, क्या उसको कोई स्किल्स हासिल हो रहे हैं। क्योंकि दौर ये आ गया कि बच्चे में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो जो रट्टाफिकेशन वाली डिग्रीज़ है ना, उससे काम नहीं चलेगा। और रट्टाफिकेशन आपको वैसे भी कहीं आगे नहीं पहुंचा सकती। आपको भी पता है अब तो एआई का दौर आ गया, जहाँ पे बच्चे ने दिमाग लगाना है, उधर वो कहता है यार आईपैड पे फ़ौरन एआई की चीज़ निकालो, वो उससे पूछ लेता है भाई ये कैसे करना है, ये बोलना कैसे, ये मैसेज कैसे करना है, ये इसका होमवर्क क्या है, इसका ये सब कुछ आपको किया कराया एआई आपको कहता है ये लीजिए। वहाँ पे एफर्टलेस हो जाती है हर चीज़ बच्चे की। तो जहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे अब ये सिनेरियो है, तो इस सिचुएशन में बच्चे के अंदर स्किल्स किस तरह से पैदा किए जाएँ। हमारे पास आज एक मेहमान हैं जिनको हमने मधु किया है। वो पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ों को मुतारिफ़ कराना चाह रहे हैं, ऐसी कोशिश करना चाह रहे हैं जिसमें बच्चे जो हैं बिना उस्ताद के घर पे जो है वो एक तरबियत हासिल कर सकते हैं तालीम की, और ख़ुद पढ़ सकते हैं, और कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो घर बैठ के भी हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब तालीम तो बड़ी आम हो जाएगी, हर घर में हो जाएगी। और आपको पता है हमारा मसला यही है कि हमारे कुछ माशरे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अगर ये पढ़ लिख गया तो ये हमसे आके हिसाब करेगा, ये गरीब का बच्चा हमसे पूछेगा कि भाई ये माल किधर गया, ये पैसा किधर गया, इसका हिसाब किधर गया। तो फिर हमने तो हर बच्चे को पढ़ाना है, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे मिडिल क्लास का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो। बच्चे सबके सांझे और तालीम याफ्ता बच्चे चाहिए हमें। हमारे पास है अली फराज जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि टीचिंग वर्सेस लर्निंग क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? बिल्कुल सही, आप कैसी हैं? फराज साहब, आप थोड़ा सा टॉपिक को एलैबोरेट कीजिएगा। क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्या चीज़ मुतारिफ़ करा रहे हैं, क्या नया चेंज ला रहे हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? जी ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन फिर आई वेंट टू यूएसए, फिर वहाँ से मैंने हार्वर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। तो कुछ अर्से पहले हम पाकिस्तान वापस मूव बैक हुए, तो यहाँ के तालीमी निज़ाम को जब हमने देखा तो हमें लगा कि हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उसमें जब हमने उसमें ज़्यादा रिसर्च की तो हमें यही पता चला कि हम लोग अभी तक वो पुराने ज़माने वाला तरीके से ही पढ़ रहे हैं, और अपने बच्चों को भी उस लिहाज से ही पढ़ा रहे हैं कि वो ये बुक्स हैं, बुक में एक नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज दी हुई है, क्योंकि आप बुक्स को बारी बारी तो प्रिंट नहीं कर सकते हो। वो तो प्रिंट होगी है, वो 1-2 साल चलनी है वो, और उस दौरान इतनी ज़्यादा और चीज़ें नहीं, जैसे भी आपने कहा एआई आ गया है, अब हम बुक में कैसे डालें कि एआई आ गया है।
तो इस लिहाज से जब हमने सोचा कि बुक्स जो हैं वो एक लिमिट कर देती हैं आपकी नॉलेज को, तो इसलिए हमने जो है ऐसा एक निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं या किया है कि जिसमें बुक्स नहीं हो, इस मोर रिसर्च बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। अच्छा। और उसमें जिस तरह हम कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आज का टॉपिक है लर्निंग वर्सेस टीचिंग, तो हम समझते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में ना ये इन्वर्सली कोरिलेटेड हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप टीच करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग कम होगी, क्योंकि अगेन जैसे टीचर है, टीचर आपको नॉलेज दे रहा है, वो नॉलेज अब वैसे अवेलेबल है। जैसे भी आपने अगेन आई गो बैक टू योर रेफरेंस के एआई आपने कहा है, नॉलेज तो अवेलेबल है, उसको यूज़ कैसे करना है आपने। जब आप उसको यूज़ करना सिखाएंगे तो वो फिर लर्निंग वहाँ से शुरू होती है। आप कहना चाह रहे हैं कि तालीम जो है उसमें बच्चे को टीच करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बच्चे का लर्न करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट लर्निंग भी टीचिंग के साथ नहीं मर्ज होती कि जब तक कि बच्चे को कोई टीच नहीं करेगा तो लर्न कैसे करेगा। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाइएगा। जी बिल्कुल, इसको हम इस तरह कह लें कि अगर हम एक एक्टिविटी बेस्ड हो जाए या एक टास्क बेस्ड लर्निंग हो जाए। फॉर एग्जांपल टीचर तो एक नॉलेज दे रहा है आपको, वो नॉलेज आप खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा, ठीक है, कोई एक चीज़ है, मगर उस नॉलेज में समझाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मैटर समझना भी तो है। अब वो समझ के लिए क्या करें? तो उसमें ये जो स्ट्रगल है समझने की, अगर ये स्ट्रगल आप एक लर्नर को करने देंगे तो उससे क्या होगा कि जितनी वो स्ट्रगल करके उस चीज़ को लर्न करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें वो लर्निंग आएगी। अगर हम उसको टीच करते हैं तो उसका मतलब हम उसको स्पून फीडिंग की एक आदत डाल रहे हैं, क्या मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर लूँगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमने कहा, हम ये कहते हैं कि टीचिंग पहले कभी ज़रूरत थी किसी ज़माने में, 200 साल पहले की बात होगी या चले 100 साल की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे अब हम तरक्की करते जा रहे हैं, नॉलेज अवेलेबल है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी अवेलेबल है। एक्चुअली आपने करके दिखाना है। इसकी एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी को किताब पढ़ा के स्विमिंग नहीं सिखा सकते, नहीं, है ना, जब तक पानी में आप धक्का जाओगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह हर चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप ब्रेक लेते हैं। फराज साहब, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या ऐसी तालीम है, कौन सी ऐसी किताबें हैं या कौन सा ऐसा कोर्स है, कौन सी ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप कह रहे हैं कि जो है ना तालीम बिल्कुल आम हो जाएगी और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल में आपसे पूछते हैं, ठीक है, और टीचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए जी, ब्रेक के बाद इनसे जानते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ फराज साहब मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमें बता रहे हैं कि लर्निंग जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के निस्बतन। जी, तो क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी टेक्निक है जो आपको लगता है कि जिसके ज़रिए घर पे हम लोग जो है ना अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, या फिर अगर स्कूल भी भेज रहे हैं तो वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस जो है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये है कि जैसे आपने कहा घर पे, तो घर पे रह के आप मोर टूवर्ड्स एकेडमिक चीज़ें आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनको किसी ऐसी सेटिंग में भेजते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, तो अगर वो स्कूल या वो जो इंस्टीट्यूट है वो इस पे बिलीव करता है कि अगर उनकी हमने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, क्योंकि अगर आप इफ़ यू गो फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग और आपने खुद से लर्न करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपने डेवलप करनी है अपने अंदर, कि आप वो जो हार्ड टाइम आता है आपके अंदर, एक स्ट्रगल का होता है, उससे आप गो थ्रू कर सकें। वो जब ही आती हैं जब आप किसी ग्रुप में काम करते हैं और अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करते हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गई है, आपको टीम वर्क आना चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा। आपके अंदर परसिवरेंस होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रिट होनी चाहिए कि नेवर गिव अप का एक आपका कॉन्सेप्ट, माइंडसेट जो है आपका, एक दो किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट, एक है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट है कि मुझे नहीं आता, ग्रोथ माइंडसेट है कि मुझे अभी नहीं आता, मुझे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं प्रैक्टिस करने से। अच्छा, ये सारी हैबिट्स हैं जो आप डेवलप करते हो बाय डूइंग प्रैक्टिस। तो अगर तो आप अपने किसी भी यंग लर्नर के अंदर आप ये कैरेक्टर ट्रेट्स डेवलप कर देते हैं, तो उनके लिए फिर ये बहुत आसान हो जाता है खुद से लर्न करना, क्योंकि उनके अंदर वो एक चीज़ जो होती है कि मुझे नहीं आता है, वो चीज़ उनमें से निकल जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि जदीद दौर में ये जो किताबी इल्म है इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, वो जदीद दौर में भी और इससे पहले वाले दौर में भी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही थी कि आपको एक चीज़ करनी आनी चाहिए। एक होता है खाली आपने पढ़ लिया, You're not talking about the ratification. यस, आपने रट्टा लगा के इम्तिहान दे के आप आगे चले गए, ठीक है। ठीक है ना। एक होता है कि आपने एक चीज़ करके दिखाई है, आपने मास्टरी प्रूव की है कि मुझे ये देखो मुझे चीज़ करनी आती है। फिर खाली करनी नहीं आती, मैं उस चीज़ को चैलेंज भी कर सकता हूँ। हो सकता है मैं उसमें कोई गलतियाँ निकाल लूँ, हो सकता है कोई पुराना एक्सपेरिमेंट जो हम सदियों पुराने एक्सपेरिमेंट अभी भी हम करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, हो सकता है कि वो सही ना हो, लेकिन आपकी सोच तो ऐसी हो ना, इतनी क्रिटिकल आप सोच सकते हो कि ये जो हम कर रहे हैं शायद ये सही ना हो। आप यू शुड बी एबल टू चैलेंज दोज एक्सपेरिमेंट्स एज वेल। मगर हमारे जो ये गांव देहात होते हैं वहाँ पर तो बच्चों को वही एक पुराना जो स्कूल ऑफ थॉट है, सारी चीज़ें जो है वही पढ़ाई जा रही होती है। उनको किस तरीके से चेंज किया जाए, उनके लिए क्या प्रैक्टिकल किया जाए, क्या जो टीचर्स हैं वहाँ के, जो स्कूल्स हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है ऐसा चेंज? असल में हम जिस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है कि इन बहुत रिमोट एरिया में उन्होंने जाके बग़ैर टीचर के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, बाय जस्ट गिविंग देम द रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर विद सॉफ्टवेयर्स, सब कुछ उसमें डाला हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं और वो खुद से पढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो चुका है दुनिया के अंदर। तो वही एक्सपेरिमेंट जो है वो भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन था कि अगर बाकी दुनिया के मुल्क में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ ऐसे हो सकता है कि बग़ैर टीचर के जो हैं वो बच्चे पढ़ सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत एग्ज़ाम्पल दूंगा, आप हर कोई कहता है कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, उनको हम फ़ोन देते हैं, उसी को यूज़ करना सीख लेते हैं। तो आपका बच्चा स्मार्ट क्यों है? बाकी सारे बच्चे भी वैसे स्मार्ट हैं। अब जिस बच्चे को दे देंगे फ़ोन, उसको यूज़ करना आ जाएगा, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो है ये डेवलप इतनी यूज़र फ्रेंडली हुई हैं कि हर कोई उसको इस्तेमाल कर लेता है। डिग्री ज़्यादा ज़रूरी है या फिर स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि जदीद दौर है, डिजिटल दौर है, तो इसमें मुझे लगता है कि स्किल्स इज़ काइंड वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे के अंदर पाई जाएँ और उसके अंदर कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स हों। जैसे आपने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी इवन आईटी इंडस्ट्री में आपको डिग्री नहीं चाहिए, अगर आपको स्किल से आपको काम करना आता है और कोई आपको नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ से पढ़े हो, आपने क्या डिग्री ली हुई है। तो जो मेन वो ये है कि अगर आपको स्किल्स डेवलप हों, और उसमें खाली एकेडमिक स्किल की बात नहीं मैं कह रहा, उसमें आपकी एक सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं, वो आपकी डेवलप हो, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, तो देन बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ हैं जैसे डॉक्टर, इफ़ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर आपको डिग्री चाहिए, लॉयर बनना आपको चाहिए, क्योंकि दो आर लाइसेंस्ड प्रोफेशंस, तो उनके लिए डिग्री आपको चाहिए। लेकिन उसमें भी वो ही कामयाब होगा जिसको आता होगा करना, जो खाली इम्तिहान दे के पास हो के आगे आ गया है, उसके लिए फिर मुश्किल होती हैं सारी चीज़ें करनी। तो आपको वैसे कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि ज़रूरी बच्चों को पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ ओवर टू यू, आप बताइए कोई ऐसी चीज़ जो स्किल्स के लिए उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यंग लर्नर्स और एनी लर्नर इज़ टू हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। किस एज से करना है ये बच्चों ने? ये आप 4 ईयर से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हमने उनको ये बताना है कि कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है, आपको अभी नहीं आती है, आपको आ जाएगी। अगर वो इस तरह सोचना शुरू करेंगे कि मुझे नहीं आता, मुझे अभी नहीं आता, एक होता है पावर ऑफ येट कि अभी नहीं आता, मुझे आ जाएगा। एक होता है कहता है मुझे नहीं आएगा, या मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है। अगर उसी चीज़ को आप दूसरी तरह सोच लेंगे कि मुझे अभी नहीं आता है, मैं प्रैक्टिस करूँगा, ये करूँगी तो मुझे वो आ जाएगा। अगर आप अपना इस तरह का माइंड सेट कर लेंगे तो आपके लिए सारी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी, आपके लिए वैसे ही सारी दुनिया आसान हो जाएगी। वाह, थैंक यू सो मच अली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक आखिरी में ज़रूर बात करना चाहूँगी, जितने भी हमारे टीचर्स वगैरह हैं उनकी भी बड़ा एक रोल प्ले होता है बच्चों को कुछ सिखाने में, बच्चों को पढ़ाने में। तो एक काम ज़रूर मैं आप सब टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों में कोई ना कोई ऐसा स्किल्स तलाश करें कि कोई ऐसे स्किल के ज़रिए जो है वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज बाकी बच्चों में कर सकता है। अगर हल्की सी अपनी स्किल को पॉलिश करे और उसको थोड़ी सी टीचर्स की पुश हो और अपनी फैमिली की तरफ से भी उसके माँ या बाप उसके स्किल्स को देखते हुए अगर उसको थोड़ा सा पुश दें, तो मुझे लगता है बच्चों में जो एक्स्ट्रा स्किल है वही उनको कामयाब बना सकता है। और वहीं यही जो टीचर्स आपको जब पुश करते हैं तो वहीं से आपके एक्स्ट्रा स्किल्स की जो
जो लर्निंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो काइंडली ये ज़रूर कीजिए कि हर स्कूल में जो टीचर्स हैं वो ये चीज़ ज़रूर बताएं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि उनके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स की क्वालिटीज़ होना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिटल दौर है, जदीद दौर है, इसके बगैर आगे फिर पूरी दुनिया के सामने मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई होप आपको हमारे इस टॉपिक की जो है समझ आ गई होगी और आप इस तरह की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट के ऊपर। और आपको पता है सोशल मीडिया पे पिछले दिनों बड़ी वायरल गई थी जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो थे, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था और उनकी वाइफ के लिए उन्होंने ये कहा था कि सारी जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक और हर्बल ट्रीटमेंट से मैंने अपनी बीवी का इलाज किया और अल्लाह के शुक्र से उनका सारा कुछ जो है वो ठीक हो गया है, रिकवर हो गया, वो कैंसर फ्री पेशेंट हो गई हैं और अल्लाह का शुक्र है कि शी इज़ टोटली फाइन नाउ। तो हम इस बात की सच्चाई को जानना चाह रहे थे कि क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि ये हर्बल और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू जो है कैंसर का इलाज मुमकिन है कि नहीं है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अगर कोई ऐसी बात जो लोगों को अगर सोशल मीडिया से ऐसी पता चली है और बाकी पूरी दुनिया जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट जाके डॉक्टर्स के थ्रू ना कराएं और उसके बाद जो है वो सिर्फ हिकमत में इसका इलाज ढूंढें और इसकी जो है ना हर्बल ट्रीटमेंट्स ढूंढें, तो फिर ये ना हो कि ऐसे बहुत सारी जानें जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएं। इसलिए हमने इस हकीकत को जानने के लिए आज इस टॉपिक को रखा है। आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमारे पास मौजूद हैं हकीम इसहाक सुल्तान साहब, जो हमें बताएंगे कि हिकमत में इसका किस हद तक इलाज है और इस बात में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम। सर, यही मेरा सबसे पहला सवाल है कि कैंसर की जो रिकवरी है वो किस तरह मुमकिन है हिकमत में और इस तरह आयुर्वेदिक और हर्बल ट्रीटमेंट्स के साथ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये मिसकंसेप्ट है कि जी इसका इलाज सिर्फ एक ही पैथी में हो सकता है, दैट इज़ एलोपैथी। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से तिब के अंदर और आयुर्वेदिक के अंदर बाकायदा इस पर काम हुआ, लेकिन तरीक़ेकार दोनों का मुख्तलिफ होता है। तिब के अंदर क्या इसकी बाकायदा अपनी पैथोलॉजी, और तिब में हम कहते हैं कि ये एक सौदावी फोड़ा है, एक तेज़ाबियत है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अब हम हर्बल से क्या करते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट कैंसर को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम उसके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो खुद कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और अल्टीमेट जो है वो पेशेंट जो है वो कैंसर फ्री हो जाता है। लेकिन आपके तवासुस से मैं एक बात ज़रूर कहूँ कि जो लोग एडवांस स्टेजेस पे हैं और वो दूसरा एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ एज अ स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे वो हर्बल मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो उनके क्योरिंग रेट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो भी कम अज़ कम इंतहाई क्वालिफाइड शख्स और जो बहुत ही एक्सपीरियंस हकीम हो उससे ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो ही इन मेडिसिन के मिजाज को समझता है और वही इसको प्रॉपर तौर पे यूज़ करवाता है। जैसे कि मैं आपके केस बता सकता हूँ कि मेरे पास केस एक बच्ची का आया जिसे बोन मैरो कैंसर था, जिसको कहा गया नहीं जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने प्योर हर्ब के साथ इसके इलाज किया, उसके एविडेंस के तौर पे रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। इस पेशेंट का प्लेटलेट्स जस्ट 2 पे आ गया और उसके ब्लीडिंग हो रही थी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के, स्किन से, मुख्तलिफ जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 से 3 महीने के इलाज के बाद उसकी रिपोर्ट्स मौजूद है। अब उसका प्लेटलेट्स 280 पे चला गया और जो कि यानी 2,80,000 पे। सर वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही थी? 1.5 साल हो गया उसको ख़त्म ट्रीटमेंट हो गया। शी इज़ अ परफेक्टली ऑलराइट। कहने का मकसद ये है कि आप दूसरे वे से भी आप इसको ट्रीट ले सकते हैं, हर्बल से भी ले सकते हैं, बट एक कंप्यूटर पर्सन से जिसको इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तमाम स्टेजेस के अंदर इलाज मौजूद है। एज अ स्पोर्टिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और सर, वैसे मतलब एलोपैथी से हट के अगर हर्बल ट्रीटमेंट की हम बात करें और इस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को इस्तेमाल करके जो है ना, मतलब अगर पेशेंट को ये दवाइयाँ बना के दी जाएँ और उनको सही तरीके से उनका जो है ना डायग्नोस करके कि किस तरीके का कैंसर है, क्या उसकी पोजीशन है, कौन सा स्टेज है, तो आप कहते हैं कि इसका कंप्लीट इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, इसका कंप्लीट इलाज मौजूद है। हम इसका इलाज 2 तरीके से करते। एक तो हम इसको डाइट से करते, हमने इस पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है। तिब बताती है कि हमारे यहाँ जितने भी जिस्म के अंदर अखलात बनती हैं वो हमारी डाइट से बनती हैं। जो भी हमारे ब्लड की कंपोजिशन में चेंजिंग आती है परमानेंटली वो हमारी डाइट से ही तो आती है। जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ को कट कर देते हैं जिनकी ऊपर जिस कैंसर के सेल्स वो मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनकी डाइट होती है वो, हम उस ग़िज़ा को अगर बंद कर दें, जैसे कैंसर सेल में होता क्या है, ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है इसकी और अनलिमिटेड होती है।
और अनस्टॉप्ड होती है ये, और जब ये किसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इनकी ग्रोथ कहाँ पर होती है, इनको ग़िज़ा क्या चाहिए, हम वो ग़िज़ाएँ पर सबसे पहले पेशेंट को बंद कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करें, इसका ग्लूकोज जो है, ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें निशास्ता मौजूद है हम उसको बंद करेंगे, क्योंकि यही तो इसकी ग़िज़ा है जिससे मल्टीप्लाई करता है बहुत स्पीड के साथ, और इसकी वजह से मरीज़ जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। तो क्या ये लीमू, हल्दी, लहसुन, सेब का सिरका ये कैंसर के मर्ज़ के लिए बेहतर है? बिल्कुल, इसमें बहुत हेल्पफुल है, ये बड़ा जो है इससे स्पोर्टिंग किस्म की ये रेमडीज़ है। आप देखा कि किसी को ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहा उसका, हम उसको क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर ही नहीं, हम उसे नीम के पत्ते जो 10 से 12 पत्ते उसमें 4 से 5 काली मिर्च डाल के उसको ग्राइंड, उसको बाकायदा तो पानी डाल के उसको कहवा बना के हम उस मरीज़ को देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको ज़ख़म भी हीलअप होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर 1% ठीक हो जाता है। और सेकंड जो आप बता रहे हैं जो लीमू है, मैंने पहले बताया कि कैंसर क्या है, इक्तिज़ाबी मादा है, तो हमने क्या करना है, अपनी बॉडी का एटमॉस्फेयर को हम अल्कलाइन करना है। तो खाने में तो ये तोश होता है, बट ये बॉडी में जाता है तो आपके बॉडी का टेम्परामेंट जो अल्कलाइन कर देता है, और दैट इज़ एंटी फॉर द कैंसर सेल्स। उसमें कैंसर सेल डेवलप ग्रो ही नहीं कर सकते। इसमें लहसुन आ जाता है, या खून को पतला करता है, आपके खून को जो बहुत गाढ़ा हो रहा है कैंसर अंदर उसको पतला कर देता है। और सर मैं तो लहसुन वैसे भी आम जिंदगी में भी फाकती हूँ, मेरी अम्मी भी फाका करती थी, अम्मी भी मेरी कैंसर पेशेंट थी, मेरी अम्मी की डेथ भी कैंसर की वजह से हुई, तो मगर हमें पता बहुत लेट स्टेज में चला था, और मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे ऐसे छिड़वाओ मत डॉक्टर से, मेरा ये जो लंप है ये नहीं निकलवाओ, अम्मी को ब्रेस्ट का था, तो अम्मी मना करती होती थी। अम्मी कहती थी कि मुझे पता है कि किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होनी है, मुझे इस तरह से अभी डॉक्टर के पास लेके जाओगे, मैं जितना जीना है नहीं जी सकूंगी, मर जाऊंगी। आप देखें ना, घरों में इसी तरह की बात होती है, हमें समझ नहीं आता कि हमने एलोपैथी इलाज लेना है, हमें हर्बल इलाज लेना है, हमने क्या करना है। अब खुद मेरे घर की अपनी स्टोरी, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है घर की कि हम इस चीज़ में बड़ा सफ़र हमने किया, हम 8 भाई बहन थे, हमने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। अगर किसी भी घर में कोई कैंसर पेशेंट हो, आप इमेजिन कर सकते हैं, जो पेशेंट होता है उससे ज़्यादा ट्रॉमा बाकी बच्चों को और बाकी फैमिली वालों को। तो एक ब्रेक के बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हिकमत में किस तरीके की ट्रीटमेंट है कि कैंसर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, आप बता रहे हैं कुछ दवाइयाँ, कुछ इलाज यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले कहा है कि आपने इसके लिए डाइट को लाजमी रखना है कि उसको किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। एक तो रिफाइंड किस्म की जितने भी ऑयल्स होते हैं उनको छोड़ देने, आप इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी थोड़ी मिकदार में पेशेंट को ज़रूर देना है आपने। अच्छा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अनाज को छोड़ दिया जाए, सिर्फ चंद वेजिटेबल्स होंगे, इसके अलावा जिसमें टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया वगैरह हो, और उसमें हल्की सी काली मिर्च डालेंगे, हल्दी, अदरक, लहसुन, और 1 से 2 चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। ये उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देगा और इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो कैंसर सेल्स को खुद ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। माशाल्लाह। तिब के अंदर एक बहुत ही कमाल की हर्ब है जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अर्ली स्टेज के कैंसर को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, और अगर किसी का एडवांस स्टेज पे चला गया और वो दूसरा ट्रीटमेंट ले रहा है तो एज अ सपोर्टिंग तौर पर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको कहते हैं जी धमासा बूटी। ये आपने खुश्क मिल जाती है, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये कांटेदार होती है, इसमें छोटा सा पौधा ज़मीन पे बिछा हुआ होता है। आप इस तरफ लेना है और इसमें से सिर्फ 5 ग्राम ये खुश्क जो धमासा है, आपने उसे 2 कप पानी में डाल के पकाना है। जब वो 1 कप रह जाए तो सुबह खाली पेट पी लेना है, और इसी तरह 1 कप जो है वो 3 बजे आपने पी लेना है। खाने के तौर पे इसके लिए हल्दी है, वो बहुत ही अच्छी है। इसके लिए वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है। और आपने एक कच्ची हल्दी लेनी है, ये वाली जो आपको वहाँ मिल जाती है, आजकल सब्ज़ी की दुकानों से मिल जाती है। इसका तरीका ये है कि आपने हल्दी को लेके छोटे छोटे पीसेस कर लेने और देसी घी में इसको फ्राई करना है कि ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए। देन उसके बाद इसको जलाना नहीं, इसको बाहर निकालिए, इसे खुश्क कर लीजिए और इसे पाउडर करके आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम आप पानी के साथ ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है कैंसर के खिलाफ आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए। सर खानों वगैरह में भी बस इसी को इस्तेमाल करें? इसी को यूज़ करना है, दूसरे बाजार की बनी हुई नहीं लेनी। मिर्ची तो नहीं लगेगा? नहीं। तीसरी एक चीज़ है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें ख़ास तौर पर खाना हज़म नहीं होता,
उनको जो खाते हैं उनको वॉमिट हो जाती है। तो इसके लिए हमारी एक बेहतरीन रेमेडी जो मैं अपने 30 साल से कैंसर पेशेंट को इस्तेमाल करवाता हूँ, ये नर कचूर है। ये नर कचूर है, ये हल्दी की जड़ को कहते हैं। ये पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इससे पाउडर फॉर्म कर लीजिएगा और चाय वाली आधी चम्मच है वो इनमें एक दफ़ा किसी टाइम भी आप लें तो यकीन जानो कि पहली डोज से ही मरीज़ को जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना खाते से वॉमिट हो जाती है। कैंसर पेशेंट की वॉमिट जो मैदे की स्वेलिंग की वजह से हो रही थी, नर कचूर का पाउडर उसका बेहतरीन इलाज है। सर ये ऐसे तोड़ के भी खा सकते हैं? ऐसे खा सकते हैं, ये हर्ब है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें एक और चीज, टूटी नहीं रही, ये सख्त बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज, जो कैंसर पेशेंट है उसके चूंकि तेजाबियत ज्यादा होने की वजह से उसमें कैल्शियम कम हो जाता है, उसकी हड्डियां खास पे कम, रीढ़ की हड्डी में बहुत शदीद दर्द होता है और वहाँ पर इंजेक्शन जो है, नशे के इंजेक्शन भी उसको रिलीफ नहीं दे रहे होते। तो मैं अपने पेशेंट को जो मेडिसिन इसके लिए यूज़ करवाता हूँ प्योर हर्ब्स है, किसी किस्म का स्टेरॉइड नहीं इसमें होता, बट पेशेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 मिनट्स रिलीफ फील करता है कि उसकी पेन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होती है। अगर एज ए स्पोर्टिंग तौर पर भी इसको यूज़ करना चाहे तो डेली बेसिस के ऊपर दिन में 2 बजे 3 बजे आधी चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल करें पानी के साथ, तो उनको कैंसर के से होने वाले जो हड्डियों का दर्द है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है, इसमें हम कहते हैं सुरंजान, कॉल्चिस्कम भी कहते हैं। ये एक जड़ी बूटी है जिससे इसी नाम पे सुरंजान के नाम मिलती है, सुरंजान शीरी। 2 तरह के सुरंजान होती हैं, एक सुरंजान तल्ख होती है और एक सुरंजान शीरी है। ये सुरंजान शीरी आपने लेनी है। अच्छा, एक तो इसका ये है, दूसरा ये है खुश्क जिंजर, जिससे हम अपनी ज़बान के अंदर जो है सुंड कहते हैं, आपने ये लेनी है। ये भी पंसारी से आपको इसी हालत में मिल जाएगी, ये ड्राई फॉर्म में अंदर मिलेगी। दूसरा जूस ये है, यानी पहला मैंने आपको बताया सुरंजान शीरी, दूसरा ये है सुंड कहते हैं इसे, या सौंठ कहते हैं। सौंठ, अच्छा ये सौंठ है। तीसरी चीज़ जो है ये काली मिर्च है, आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करवाना है, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। काली मिर्च आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, इम्यूनिटी पैदा करती है। और चौथी चीज़ जो आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती है, अश्वगंधा, जिसे हमारी तिब की ज़बान में असगंध नागौरी भी कहते हैं। ये इस तरह उसकी जड़ें होती है, छोटी छोटी फॉर्म में आपको मिलेंगी, डंडियाँ सी। ये चारों चीज़ें बराबर वजन में लेके इसको ग्राइंड करके रख लीजिएगा और इसको बाद मिक्स करिए। और चाय वाली आधी चम्मच आपने 2 बजे ली। अगर पेन में रिलीफ नहीं हुआ तो 15 मिनट बाद फिर आधी चम्मच, नहीं फील होता 15 मिनट आधी चम्मच। मैक्सिमम 3 खुराकें लेने से जितने भी हड्डियों के दर्द है कैंसर पेशेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीफ हो जाती है। अच्छा सर ये बताइएगा, ये किसी भी किस्म का कैंसर हो, किसी भी किस्म का कैंसर, तिब बताती है कि कैंसर सिर्फ तेजाबियत का नाम है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। चाहे थायराइड का हो, चाहे ब्लड का हो, कैंसर के चाहे थोड़े ब्रेस्ट का हो। मैं अर्ज करता हूँ कैंसर है क्या, जब आपके जिस सेल जो होते हैं उम्री जो उन्हें अपनी ग्रोथ करनी होती है वो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनमें कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसका डीएनए चेंज हो जाता है और उसको हमारा इम्यून सिस्टम खुद डिस्ट्रॉय करता है। सर आप मेरे साथ ही हैं, एक न्यूज़ की ब्रेक है अर्जेंट, विल बी राइट बैक। ठीक है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हकीम साहब अभी मुझे ये फ़जीला की रिपोर्ट दिखा रहे थे, जो इनकी पेशेंट है, इन्होंने हिकमत से इलाज किया है और इनके जितने भी जो रिपोर्ट्स है आप बताइएगा साथ साथ उसमें कितना क्लियर आया है सर। जी ये एक पेशेंट है जी, फ़जीला नाम है इसका, और इसको डॉक्टर ने डिक्लेयर किया ये बोन मैरो कैंसर है और इसके लिए 1 करोड़ रुपये हमको कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पेशेंट का जब इलाज किया तो विद इन 2 to 3 मंथ ये बच्ची 100% ठीक है। अभी भी माशाल्लाह इलाज को छोड़े हमें 1.5 साल हो गया ख़त्म किया। आज भी 12 कभी आते हैं, अपने दोबारा टेस्ट का CBC करवाते हैं तो इनका बेसिकली प्लेटलेट्स जो था, चूँकि बोन मैरो नहीं बना पा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। और इस टाइम इसका प्लेटलेट्स जो है वो 2,80,000 पे है, जो कि बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजार रही हैं। इनको प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो ब्लीडिंग होती थी मुख्तलिफ ऑर्गन से, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है, दोबारा फिर कभी भी नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी अब जो हमें इसका चुकंदर और गाजर के बारे में भी बता दीजिए। आपको पता है प्लेटलेट्स के जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं इनका HB लेवल बहुत गिरता है, इन्हें बार बार ब्लड लगवाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन से अल्कलाइन जो है वो जूस है, अगर वो मेरी पेशेंट जो है वो एज ए स्पोर्टिंग तौर पे सुबह शाम 1-1 गिलास इसका यूज़ कर ले तो उसका HB लेवल मेंटेन हो जाता है, वो नहीं गिरता। अच्छा, उसके लिए क्या है, आपने गाजर लेनी है, इसका जूस निकालना है 1 कप,
एक गिलास ले लें, उसके अंदर ये चुकंदर है इसका थोड़ा सा पीस आपने ये शामिल करना है, और इसके अंदर 2 जो है वो आंवले आपने डाल लेने हैं, इसके छिलका निकाल के इसकी गुठलियाँ आपने निकाल देनी है, इनको ग्राइंड करना है और उसके बाद अब इसको छान के इस पेशेंट को पिलाइएगा सुबह शाम। तो इससे इम्यूनिटी बहुत इन्हांस होगी, इसका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर आंवला को होगा। दोबारा बता दें, आंवला को क्या करना है? आंवला के अंदर चूंकि गुठली होती है, आपने गुठली निकाल देनी, इसका सिर्फ पल्प लेना है, 2 आंवला। हाँ, उसको छीलने की तो जरूरत होती जी, नहीं है, जी, ये पूरा ऐसे ही निकल जाता पूरा है ऐसे ना? निकल जाता है इसमें से। और चिकंदर का इतना सा पीस आपने ये लेना है जी, और गाजर इतनी लेनी है जैसे 1 गिलास जूस निकल आए। ठीक है। ये इस पेशेंट को एक फिर बताऊंगा कि इसको चीनी बंद कर देनी है, इस पेशेंट को दूध बंद कर देना है, गंदम बंद कर देना है, चावल सर, बंद कर देना है। दूध क्यों बंद करना है? इसलिए कि उसका लैक्टोज होता है, और अल्टीमेटली ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज ही ग़िज़ा बनती है कैंसर सेल्स की होती है, तो इस वजह से दूध बंद जी है। दूध और ऐसी चीज़ जिससे ग्लूकोज जिसमें है वो आपने बंद करना है। तीसरा एक और बहुत ज़रूरी है कि इस पेशेंट को रोज़ा रखवाएं, या कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूर दीजिएगा। अच्छा। जब आप फास्टिंग देते हैं तो फिर क्या होता है, कैंसर को सेल्स को तो एक तो वो उनको डाइट नहीं मिलती जिसकी वजह से प्रॉपर वो मल्टीप्लाई नहीं होते, फिर आपका इम्यून सिस्टम खुद जब क्या करता है इस कैंसर सेल्स को खुद कैंसर सेल को खाना शुरू कर देता है, और पेशेंट बहुत स्पीड से रिकवर हो जाता है। इसमें जहां हम ग़िज़ाई इलाज आपको बता रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और दवाई इलाज में सबसे बेहतरीन अगर तिब के अंदर अभी तक कोई दवा आई है तो वो है धमासा बूटी। मैंने पहले भी बताया, इसे एज अ स्पोर्टिंग रेमेडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज के ऊपर कैंसर को तो 100% ये ख़त्म करता है, चाहे वो किसी स्टेज पे क्यों ना हो। सर, जिसकी फैमिली में सिर्फ अभी जैसे मेरी आपको पता है वालदा को कैंसर था जी। तो अभी हमारी फैमिली में अल्लाह का शुक्र है सारे 8 बच्चे जो हैं, हम लोग 8 भाई बहन को कैंसर की कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मगर क्या हम उसको पहले से बिल्कुल एज ए प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हल्दी को इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इस तरह मैंने बाकी जो हर्ब्स आपको बताई हैं जिनको पेन वगैरह होती है, जिनके कैल्शियम बहुत ज़्यादा तेजाबियत को कम करें असर में, ये असर आप ग़िज़ा से ठीक कर सकते हैं। सर, ये जो जूस आपने बताया था आंवला और इसका ये जो गाजर चुकंदर, ये हमने कब कब पीना है? आप 1 गिलास सुबह पी लीजिए, और अगर पेशेंट है तो उसको 1 गिलास जो है फिर आप शाम 4 बजे भी दे दीजिएगा। ठीक है। और ये जो नीम के पत्ते, ये नीम के पत्ते 10 से 12 पत्ते, इसमें 2 से 4 काली मिर्चें डाल के इसको वैसे चबा के खा लें, ऊपर से पानी पी लें। कैसे मुझे दिखाएं? जी, जैसे ये पत्ता है, ये ठीक है, पत्ता है नीम के 10 पत्ते हैं, से काली मिर्चें कैसे मैं करके देखती हूँ ताकि लोग भी इसी तरीके से इसको अगर फॉलो 12 कर पत्ते सकें। ये हों, ये देखिए नीम के पत्ते हैं सर, धो के साफ सुथरा करके लेकर आए, ये बात नीचे ना लिखना और शुरू कर इसमें दीजिएगा। 5 दाने काली मिर्च के ये डालें। 2 पत्ते नीम के, नहीं, 12 पत्ते नीम के, 5 दाने काली मिर्च के। अच्छा। आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड, जैसे सरदाई बनाते हैं ऐसे तरह रगड़ के 1 कप पानी डालिए, और इसे सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए। सर मैं ऐसे खा लूं? खा सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, मगर ये कमाल की चीज़ है, एंटी कैंसर के तौर पे काम करती है। लेकिन फिर बताऊं, हर्बल की जितनी अद्वियात हैं वो डायरेक्ट कैंसर को किल नहीं करती, ये आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो कैंसर के खिलाफ खुद ही लड़ती है, औरत पे इसको फतह हासिल होती है इससे। और इसका आखिरी बता दें जिसको आपने कहा दिस इज द मैजिक बूटी। यस, दिस इज अ मैजिक, कमाल का रिजल्ट है। आप इसे बेशक 3 माह के यूज करने के बाद पेट सीटी करवाइए। इसको 1-2 और तरीके भी बता दें। इसका एक तो तरीका ये है कि आपने इसको फ्रेश लेना है, अगर मिल जाए तो देन आप उसके बाद इसको सरदाई की तरह तकरीबन 10 ग्राम ये सर नाम बता दें दोबारा। धमासा बूटी। धमासा बूटी को याद रखें, मिल जाती है, ये कैंसर पेशेंट के लिए बोनस ट्रीटमेंट है। कमाल की रेम, चाहे वो कितनी भी स्टेज पे क्यों ना हो, ये इसका बेहतरीन स्पोर्टिंग रेमेडी है। ये क्या काम करती है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके कैंसर के सेल्स को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करती है, और आपके इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर देती है कि आप कैंसर के खिलाफ लड़ सकते हैं, और आपके ये जितनी भी इससे रिलेटेड जितने सिम्टम्स आते हैं कैंसर के सेल्स इससे क्लियर खत्म हो जाते हैं। इसका जल्दी से इलाज बता दीजिएगा, किसी इसका क्या नुस्खा था, वो आप क्या कह रहे थे? इसका सिर्फ एक ही चीज़ है जिसमें बताया, धमासा बूटी। सिर्फ आपने खुश्क हालत में लें तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, और चावल वाली 1 चम्मच आपने उसने 1 कप पानी के बॉयल करना है। जब हाफ कप पानी रह जाए आप इसे छान के 2 टाइम पीजिएगा, सुबह 10 बजे और 3 बजे के लगभग। क्या बात। बाकी जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं एज वो ले सकते हैं, या इसी को अकेलों के भी यूज़ करते हैं। अर्ली स्टेज के कैंसर 100% से ठीक। मैंने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया है, और एक पेशेंट का जो बायोडाटा मैंने आपको सामने दिखाया है, जिसको भी डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि इसका बोन मैरो ही चेंज होगा और कोई हल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, और इस इलाज को ख़त्म हुए मैंने किए 1.5 साल हो गए।
अभी भी बच्ची के रिपोर्ट्स में गाहे बगैर चेक करवाता हूँ, उसके प्लेटलेट्स अपने 100% नॉर्मल पे हैं, वो कभी भी 2,80,000 से कम नहीं हुए, Thank you so much. जो कि बहुत पहले बहुत शुक्रिया सिर्फ हकीम साहब। 2-3 तक रह गए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, आखिर में भी ये कहना चाहूँगी, कैंसर जो है ना वो ऐसे जैसे किसी अखबार में ना ऐसे सिगरेट आप ऐसे लगा दें, जब वो सिगरेट आप लगा देंगे वो बीच में एक सुराख हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, आग तो बुझ जाएगी मगर वो आस्ता आस्ता ऐसे ऐसे फैलता रहेगा। तो कैंसर ऐसे ऐसे फैलता है। जो ट्रीटमेंट्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं वो इस्तेमाल कीजिए एज ए सपोर्टिव मेडिसिन। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड। ये आपकी बॉडी को साफ़ रखेंगी, इन्फ्लेमेटरी आपकी चीज़ें रहेंगी, आपकी उन चीज़ों के साथ फाइट करेंगी। वो सेल्स जो ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जहाँ पे ये फैल रहा है कैंसर, उनके ख़िलाफ़ ये जाके जो है ना अपनी लड़ाई करेगी। मगर साथ साथ अपनी ट्रीटमेंट करवाइए, अपने सारे टेस्ट्स करवाइए, अच्छी सी अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके अपना सारा इलाज करवाइए डॉक्टर से, और साथ साथ सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स जो ये चीज़ें बताइए, जो डाइट बताइए, लाइफस्टाइल बताइए, जो हेल्दी चीज़ें आपको खाने को कही हैं, इसको ज़रूर शामिल करें। अपना ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर अरीज खालिद मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि ये जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं जिसकी बड़ी धूम मची हुई है कि इसके ज़रिए जो है वेट कम किया जा सकता है, वज़न कम करके आप अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल कर सकते हैं, तो ये क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, कोई नुकसान होगा आपकी बॉडी में, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या कॉस्ट है, क्या करवाना सही है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। देखिए पूरी दुनिया खूबसूरत लगना चाहती है जो कपड़े हैं उसी कपड़ों के साइज़ में वो सारी ज़िंदगी फिट रहे। जिस वक्त औरत की शादी होती है वो कहती है जो मैं बरी लेकर आई हूँ, जो कपड़े मैंने अपने हिसाब से सिलवाएं, सारी ज़िंदगी मुझे इसी में फ़िट रहना है। मगर आपको पता है कुछ प्रेगनेंसी के बाद ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं, कुछ सिचुएशन में खाना पीना, कोई डिप्रेशन में, या कोई बहुत खुश होती हैं तो फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेती हैं और वज़न बढ़ जाता है। इसी तरह भाई हज़रात का भी बहुत ज़्यादा खुश होना और अच्छी हांडी घर से मिल रही हो, खाना पका मिल रहा हो, तो बस फिर अगर बीवी ने खाना पका पका के दिल जीत लिया तो फिर उनकी तो नहीं, वैसे मेरा ख्याल में लाहौर के अंदर तो ख़ास तौर पे ये होता है कि कोई परेशानी हो तो हम कहते हैं यार खाना ना खाएं, हाँ, कोई टेंशन हो तो कहते हैं हम कोई खाना ना खा लें, हाँ, उसका कोई खुशी होती चलो यार आओ खाना खाते हैं। हाँ, तो हमारी तो हर चीज़ शुरू होती है खाने से और ख़त्म होती है खाने पे। बेशक। ज़िंदगी का कोई मसला है तो हाँ, उसका ताल्लुक बेसिकली हमारा एंड सोल्यूशन खाना होता किसी है। दोस्त से मिलना तो कहना यार चल चलो यार, खाना खाते अच्छी हैं। रोटी नहीं खिलाएगा हर एक के साथ ऐसे ही रोटी की दोस्ती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हाँ। है। और जिसे रोटी नहीं पूछी उसका बायकॉट सारी जिंदगी के लिए है हम ना। कहाँ मिलते हैं उन सहेलियों से जिन्होंने अपने इधर घर रोटी नहीं में पूछी। खाना अच्छा ना खिलाए या जो खुद अच्छा ना पकाती हो, हम तो मिलते नहीं उनसे, बिल्कुल ऐसे ही है, है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब मुझे बताएं कि सब जो हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, चर्बी हो जाते हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट हो जाते हैं, आपको पता है जो है ही मोटापे का शिकार और वो पेशेंट हैं, बीमारी हो जाती है, अब इन सारे लोगों के लिए क्या ये जो वेट लॉस इंजेक्शन है ये रेकमेंड करेंगी आप, ये सही है? इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो एक हमें प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है जो बच्चियों में और ख़वातीन में कॉमन है, पहले जिस तरह आप बात कर रही हैं कि आमतौर पर प्रेगनेंसीज़ के बाद होती है, लेकिन अब अगर आप देखें तो PCOS तकरीबन आपकी 85% जो पॉपुलेशन है बच्चियों की उनमें है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, आपका वो वेट नहीं गिरने देते, तो आमतौर पर उसकी वजह से अक्सर बच्चियों का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है और वो कम नहीं कर पा रही होती, बावजूद ये कि वो डाइटिंग कर रही हैं, बावजूद इसके कि वो एक्सरसाइज कर रही हैं, तो क्योंकि इंटरनल बॉडी में से रेजिस्टेंस आ रही है तो वो कम नहीं कर पाती हैं। अच्छा, इसको ये जो इंजेक्शन, अच्छा दो चीज़ें हैं, एक इंजेक्शन है और एक ड्रिप्स है, हम इस दोनों पे बात करेंगे, लेकिन मेनली अभी मैं इंजेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा। इसको हॉलीवुड ड्रग भी कहते हैं, बहुत सारे हॉलीवुड इंजेक्शन, हाँ हॉलीवुड में, बॉलीवुड में बहुत सारे, अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो भी अंदर आप इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ सीमाग्लोटाइड होता है, ओजेम्पिक के नाम से भी आता है, मोंजेरो के नाम से भी आता है, ये डिफरेंट नेम्स के साथ अवेलेबल है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ओजेम्पिक इज़ पर्टिकुलरली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। अब होता ये है कि जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है
ठीक है, आपकी बॉडी में आमतौर पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या आपको भूख नहीं आपके कंट्रोल में रह रही होती। तो ओजेम्पिक बेसिकली आपकी दोनों तीनों जो प्री डायबिटिक फेज़ में भी ख़ास तौर पे लोग होते हैं वो बड़े आराम से नॉन डायबिटिक फेज़ पे चले जाते हैं। तो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए बहुत बेहतर होता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इवन ये कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लाइक अगर बहुत तेज़ी से वज़न गिराने की कोशिश करते हैं, लाइक आपने ख़ुद नहीं गिरा करना, क्योंकि इससे डेफिनेटली गिरता है, तो आपका एकदम से चेहरा लटक सकता है, ठीक है, जिसे हम ओजेम्पिक फेस भी कहते हैं। तो आप अगर मॉनिटर्ड हाथों के अंदर हैं तो और आपको पता है कि आपकी डोज़ कौन सी लगनी है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से वेट गिराता है। इसमें ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं हमें आती है कि अच्छा ये वज़न गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसमें डेफिनेटली गिरता है। तो मुझे बताएं कितने इंजेक्शंस चाहिए होते हैं और कहाँ लगते हैं ये आपके बेसिकली सबकुटेनियस, यानी कि जिस तरह आपने इंसुलिन को देखा है कि आपकी वो जल्द के अंदर ही लग रहा होता है, आपने बस थोड़े से अपना बॉडी का वो पार्ट पेट से पकड़ लिया या आपने थाई से पकड़ लिया। अच्छा, थाई पे भी लग सकता है। हाँ, आप मतलब इवन आम पे लगा सकते हैं, यानी कि आपको जो जगह इजी लग रही है, जो आपके असेस में है। आप डॉक्टर से लगवा रहे हैं तो वो भी अब हार्डली 5 सेकंड्स लगते हैं। जैसे हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका एकदम से वेट लॉस हुआ है, मैं अलीज़े की भी बल्कि बात करूँगी, ठीक है ना, तो अलीज़े के वेट से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, काफ़ी लोग खुश हैं, कुछ कहते हैं नहीं बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मोटी बहुत प्यारी लगती थी। मैं कहती हूँ उसको जो जिस तरीके का उसको सूट करता है वो वैसी लगे, है ना। मोटापा मसला ये कि किसी भी सूरत में अच्छा तो नहीं है ना, आपको देखने में कोई क्यूट लग रहा होगा लेकिन आगे उसके लिए मसाइल होंगे। तो ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जनरली आम जिंदगी में लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है, सवाए इसके कि अगर आप ट्रेंड हाथों में नहीं हैं तो आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोज को मॉनिटर करना अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पर्सन। तो अलीज़े जैसा वेट हासिल कर सकेंगे जैसे लोग अगर, क्योंकि वो थोड़ी सी पहले चबी थी, मोटी तो तब भी नहीं थी, मगर उसके बाद अभी जब है तो काफ़ी उन्होंने स्किनी अपने आप को कर लिया, तो इस जैसा वेट आ सकता है किसी का भी। 15 से 20 kg गिराना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आइडलाइज तो सारे सेलिब्रिटीज़ को ही करते हैं ना, तो हो जाएगा इजी। और कितने टाइम में? अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 months। 4 to 5 months। इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं ये भी आपने साथ साथ बताना। देखिए साइड इफेक्ट्स बेसिकली जब आप लगाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको तंग और परेशान करे दैट इज़ नोजिया, यानी कि दिल मत लाना, वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग बहुत स्वेयर होती है इसके अंदर। अगर आप हाई डोज पे चले जाएं तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि आप बेहोश भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ओवर डोजिंग पे जाएं तो और आप मॉनिटर्ड नहीं हैं, आपने गलत डोज लगाई है या टाइम से पहले लगा ली है, तो इवन इट कैन कॉज डेथ, ठीक है। तो आपने खुद से कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ नाम सुना है और आप दौड़ पड़े और ले। अच्छा, उसकी सबसे अच्छी बात ये कि वो ऐसे ओवर द काउंटर अवेलेबल भी नहीं है, वो आपकी जब तक कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी। सबसे अच्छी पहली दफ़ा मुझे खुशी है पाकिस्तान में कि वो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइटनिंग इंजेक्शन तो अब लोगों के घरों में अवेलेबल हैं और घर पे लोग आते हैं, उन्होंने नर्सें रख ली हैं, वो लगा के चले जाते हैं। बन भी तो उनकी 2-4 गली पीछे बन रहे होते हैं ना, हाँ, ऐसे लग भी जाते हैं। तो अब लोगों के घरों में मैंने देखा डब्बे मिल रहे हैं। मैं तो अपने दोस्तों के घर में जब मिलने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे बता रही होती है कि हम तो ये प्रोडक्ट लेकर आए, तो ये देखो हम ये लगा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। तो अब तो इतना अवेलेबल हो गया, तो ये वाइटनिंग इंजेक्शन की तरह ही एक कोर्स है आप कह रही हैं जो इसमें 4-5 महीने लगने हैं। 4-5 महीने, और इसमें कुछ लोग ऊपर भी चले जाते हैं अगर उनका ज़्यादा हमने वेट ड्रॉप करना है। हमारी अभी कल एक पेशेंट आई थी और हमने अप्रॉक्सीमेटली 7 months के स्पैन में उनका 40 kg ड्रॉप किया है। ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे क्या कोई डाइट भी आपने रेकमेंड की थी या सिर्फ इंजेक्शन ने काम किया है। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो इंजेक्शंस हैं वेट लॉस के वो क्या काम करते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितने टाइम पीरियड में जो है वज़न कम कर सकते हैं। अच्छा, एक बार ये जब वज़न कम कर दें इंजेक्शंस जो है 7 महीने में, 8 महीने में, तो उसके बाद क्या वापस 1-2 साल लगा के जो बंदा खाता पीता है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करता है, फिर ये वेट वापस अगर आ जाए तो फिर इसको रिपीट किया जा सकता है? आमतौर पे ये होता है कि हम ये कहते हैं कि जिस तरह कि अगर आपको लग रहा है कि 1 to 2 kg भी ऊपर आया है तो आप आके एक इंजेक्शन लगवा लें, बजाय ऐसे कि आप फिर जो है ना कोई मतलब 20 kg ऊपर चले जाएं और फिर आप आएँ, क्योंकि ज़ाहिर आपको थोड़ा बहुत भी वज़न ऊपर जाने पे आइडिया हो जाता है। जिस तरह मैंने भी अपना इसी से कम किया था और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 22 kg कम किया। अच्छा, विदाउट एनी एक्सरसाइज? हाँ, विदाउट एनी एक्सरसाइज।
वाओ, अच्छा। इसमें कोई डाइट? नहीं, इसमें तो बल्कि होता ही है कि हम तो कहते हैं अगर आपसे खाया जाता तो खा लें। है? हाँ, मतलब आपको बेसिकली भूख ही नहीं लगती, बल्कि आपको दूसरा खाता वो बड़ा बुरा लग रहा होता है। आपको दिल करता है इसका भी उठा लो। अच्छा, इससे भूख नहीं लगती? बिल्कुल भूख नहीं लगती, तो ये आपकी भूख मार देता है? बिल्कुल भूख मार देता तो फिर बनता खाता पीता कैसे? क्या डाइट क्या होती है फिर इंसान? क्या हम आमतौर पे ये कहते हैं कि आप, क्योंकि इस पे थोड़ा सा ये होता है कि आपको शुगर लेवल्स लो हो सकते हैं, तो हम कहते हैं आप खजूर अपने पास रखें या चॉकलेट पास रखें, जो डार्क चॉकलेट होती है वो आप अपने पास रखें। इफ़ यू फील लाइक कि जी आपको थोड़ा सा लो आप हो रहे हैं तो थोड़ा सा शहद या आप खजूर या इस तरह आप ले सकते हैं। बाकी हम ये कहते हैं कि आप बाहर का खाना तो डेफिनेटली बंद करें, लेकिन घर के खाने के अंदर आमतौर पर आपका पोर्शन ही वैसे ही छोटा हो जाता है। आप अगर कुछ खाते हैं तो वैसे ही वॉमिट हो जाता है, अगर आप खा भी लेते हैं लाइक आप ज़बरदस्ती करके खा लेते हैं तो वो तकरीबन आपका उसमें से 70-80% उसमें वैसे ही निकल जाना होता है। अच्छा बेटा, एक मिनट तुम इधर आना, मैं तुम्हारा ज़रा दिखाऊं। इधर आओ, आओ उतार के आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, है ना? जल्दी आइएगा ज़रा, शाबाश। ये इस जैसा जो वज़न है अगर किसी लड़की का, हाँ। इधर आइएगा, इतना कोई वज़न है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें पेट वाला हिस्सा जो है इसमें फ़ैट ज़्यादा है, तो इस होलिये के हिसाब से, इस वेट के हिसाब से गुस्से से देख रहा है मुझे। इसने कहा बाद में बताऊंगा मैं कि ठीक है। अब देखें ना, बंदे जो लड़के होते हैं, ठीक है, वो बेचारे, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। अब इस हिसाब से जो लड़के होते हैं वो देखें पैंट भी अपनी जगह पे पहन नहीं सकते, पॉकेट, अगर पॉकेट में हाथ डाल ले पैंट और नीचे चली जाती है। अपनी तरफ से बर्गर बच्चे बने हुए फिर रहे होते हैं, और ऐसे बच्चों को देख के सब हम ये कह रहे होते हैं अब उतरी पैंट, अब उतरी, क्योंकि है नहीं उतरती, मगर ये देखिए ना, क्योंकि पेट की वजह से। ठीक है बेटा, उधर उनके पास जाके, जरा उस तरफ जाके खड़े हो जाओ, उधर उनके पास। तो मैं फ्रेमिंग पता है कहाँ खड़ी होनी है, गुस्से में आ गया बहुत अच्छे खासे। अच्छा, अब उसकी पैंट को तो पेट का सहारा है। पैंट को पेट का, अब जहाँ पैंट बांधनी है वो बंद नहीं रही, सांस क्यों रोक रहे हो, सांस तो लो। हाँ हाँ, तो अब जहाँ पे पैंट बांधनी है वो बंद नहीं रही, ठीक है, अब वो पैंट नीचे बांधनी पड़ी है मजबूरी। तो अब ऐसे पेशेंट्स के लिए कितने को इंजेक्शन चाहिए हों? ऐसे पेशेंट के अंदर हम टारगेटेडली पहले, जिस तरह बेली है तो बेली का लाइपोसक्शन करते हैं, ठीक है, ताकि जो स्टबन फैट है उसको हम निकाल लें। तुम्हारा लाइपो होना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वेट लॉस इंजेक्शन पे लेके जाते हैं। लेकिन इस तरह के वेट के बंदे का आराम से 20-25 kg गिराना कोई मसला ही नहीं होता। कितने इंजेक्शन है? अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें कि 5 मंथ्स के, 20 इंजेक्शन के करीब जो है ना, वो आप आराम से 20 इंजेक्शन लगने हैं। हाँ, ओके, थैंक यू बेटा, खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी अपने पल्लेओ खाना सिखाए। पल्लेओ खाया करो बेटा, कभी वज़न नहीं बढ़ेगा, कटेगा। अच्छा, तो माजरत है, जो का पार्ट, यू माय बच्चा, यू माय किड, यू माय ब्रदर है, हमेशा चेज़ा लगाओ, उसके बाद फिर जो है ना प्यार मोहब्बत कर लो। मेरे अपने बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहती हूँ सब स्मार्ट रहें, सब फिट रहें, तो इसलिए मैं सेहत के लिए, कि इतनी छोटी उम्र में, इतनी यंग एज में इनके वेट ऐसे नहीं बढ़ने चाहिए। क्योंकि अब डाइट का सारा हो ही गया कि फास्ट फूड की वजह से घर का खाना तकरीबन लोगों का ना होने के बराबर है। फिर हमारे घर में, पास, हाँ ना, सारा दिन तो काम पे होते हैं, कहाँ खा सकते हैं बेचारे घर का खाना। लेकिन अगर आप पैक कर लें या आप साथ ले आएँ तो वो थोड़ी सी मुशक्क़त तो है। देखिए, सेहत के लिए आपको करनी तो पड़ती है। अब आप एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते क्योंकि जी हमें टाइम नहीं मिलता, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं तो वो अपना ख्याल रखना है ना। अदरवाइज़ फिर वही बात है कि आपकी बॉडी है वो कब तक आपका साथ देगी। मजबूरी पे वो उस हालत में आएगी जहां आपको चाह के भी आप काम करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे, ठीक है, और फिर आपकी मजबूरी बन जाती है, फिर ना आपकी एक्सरसाइज काम कर रही होती है, ना आपकी डाइटिंग काम कर रही होती है, क्योंकि अब हर चीज़ से मामला गुजर गया होता है। और इस एज में लड़कों का लुक और लड़कियों का लुक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग। अच्छा, तो आप रेकमेंड करती हैं कि इस टाइम पे, इस सिचुएशन में करा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है? नहीं, इसका ये कि बहुत सेफ़ हैं। डेफिनेटली अगर एक चीज़ मैंने अपने लिए इस्तेमाल की है तो उसके अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो ड्रिप्स हैं उसके साथ होता ये कि वो सिर्फ आपका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म फास्ट करती हैं और वो उसके साथ आपको जिम करनी पड़ती है। जिम करनी पड़ती है, हाँ, अगर उसमें ये होता है कि अगर आप जिम कर रहे हैं और आपका वैसे 1 kg ड्रॉप होना था तो उन इंजेक्शंस की वजह से 50% चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपका 2 kg गिर जाए, लेकिन वो प्लस माइनस है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीज़ है, हमने कहा आपसे इसकी रिसर्च ज़रूर लें। आप भी कभी भी कोई चीज़ करने जाएं, करवाने जाएं, कोई काम करें तो रिसर्च अपनी पूरी करके जाया करें। स्पेशली पूछा भी करें, डॉक्टर्स का भी पूछा करें, वो मेडिसिन का भी पूछा करें। कुछ लोग तो पूछते ही नहीं, मैंने देखा बहुत से लोग वाइटनिंग इंजेक्शन भी लगवाने जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि कौन सा ब्रांड लगा रहे हैं। आपको ब्रांड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको अगर आपने वेट लॉस इंजेक्शन लगाने, आपने उसके ब्रांड के बारे में पूछना है, उसकी कॉस्ट के बारे में, उसकी चीज़ों के
बारे में हर चीज़ पूछनी है, डॉक्टर से बैठ के पहले मीटिंग करनी है, अपनी रिसर्च लेके जानी है, फिर कोई काम करवाना है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, स्मार्ट रहिए और छोटी सी उम्र में जो है ना मोटापे का शिकार ना रही, ताकि एक्टिव रहें, काम करें, अच्छे लगें, अच्छे कपड़े पहने और सेहतमंद रहें, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ सेहत जुड़ी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पंजाब में अगर आप पतंगबाजी कर रहे हैं ना, तो आप ख़बरदार हो जाएं, बिल्कुल होशियार हो जाएं, क्योंकि पंजाब असम्बली में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल जो है वो मंजूर हो गया और इसके ऊपर बहुत सख्त सज़ाएँ जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। उनके मुताबिक जो है ये जो भी पतंग उड़ाने वाले अफराद हैं उनके ऊपर कोई 3 साल से लेकर 7 साल की जो है कैद सज़ा होगी, और जो पतंग बेचते हैं, सेल करते हैं या बनाते हैं उनके ऊपर 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना जो है वो होगा। और उसके अलावा ये जो धाती तारें होती हैं, मंजन वाली जो डोरें होती हैं, शीशा वगैरह जिसके अंदर शामिल किया जाता है ना, इसके जौन से जो भी चीज़ें ना ये भी शामिल है कि अगर आप ज़मानत के लिए जाते हैं ना किसी भी इनके केस के लिए, तो आप अरेस्ट हो गए तो आपकी कोई ज़मानत नहीं है। बड़ा सख्त कानून किया गया। इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर वकास अब्रेस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत तरीके से आपको बताएंगे सारे कानून, सारे सज़ाएँ और जो कानून जिस तरीके से सख्त कर दिया गया है, इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्रेस साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, तबीयत कैसी है? बड़ा खूबसूरत आपने फूल लगाया है। थैंक यू सो मच। हाँ, वो कहते हैं कि अपने तो दामन में कुछ नहीं कांटों के सिवा, आप तो फूलों के तलबगार नजर आते हैं। और एक कहते हैं ना, चलती गाड़ी चलता पुल, आपकी पॉकेट में सफ़ेद फूल। थैंक यू। मेरे देखिए मेरे पे आपको ज़्यादा हंसी आई है, मैंने ज़्यादा अच्छा बोला है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे पतंगबाजी के ऊपर। ये क्या जो लॉ है वो पास किया गया है और ये किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, कितना सख्त है? देखिए फ़िज़ा, हम गुज़िश्ता 10-12 सालों से पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत देख रहे हैं और इसमें हम मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट आती है उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी जितनी भी एनेक्टमेंट्स हैं, लॉ मेकिंग, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन कई दफ़ा हमारी हुकूमतें जो हैं, वो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, हमारी फेडरल हुकूमत है, वो इस तरह के कवानीन बनाती हैं जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए। दिस इज़ डैट काइंड ऑफ लॉ कि जिसको हमें हर सूरत एडमायर और अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इसलिए कि किसी एक शख्स की कुछ लम्हों की, दकीकों की, लहज़ों की मुसरत या बसात किसी के घर में सफ़े मातम बिछाने का सबब बन सकती है। हमने गुज़िश्ता साल भी देखा कि एक शख्स जो था वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, फैसलाबाद का वो शहरी था, वो किसी और फिर उसकी और बहुत हॉरिबल न्यूज़ थी। उसकी कुछ दिनों के बाद उसकी शादी थी और जिस तरीके से वो तेज़ डोर ने उसके गले को जो है वो गले में फिरी और बहुत एक ड्रास्टिक, अंदूरनाक और अंदेशनाक वाक़या। और सर ये एक सामने आया ना, ऐसे कितने होंगे? बहुत सारे वाक़यात हैं। ये मीडिया की वजह, मीडिया जिन चीज़ों को लाइमलाइट में लाती है वो हमारे फिर शऊर के अंदर भी आ जाती हैं चीज़ें, हमारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनती हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, के जो हमारी इन्फॉर्मेशन तक, हमारे शऊर तक, या जो मीडिया जिन चीज़ों को लाइमलाइट में नहीं लाती तो हम तक पहुँच नहीं पाती। लिहाजा ये किसी एक घर की दास्तान नहीं है, ये किसी एक घर की सरगिश या बीती नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ये जो है जिनके घरों में सफ़ा मातम बिछा है। कोई किसी का बाप चला गया, वो दौर यतीमी में चला गया, किसी की बहन से उसकी मोहब्बत छिन गई, किसी के माँ बाप से उसकी आंखों का तारा चला गया। तो लिहाजा ये जो एनेक्टमेंट अभी की गई है, अमेंडेड बिल लाया गया, 2001 के अंदर भी कानून मौजूद था। 2001 के अंदर जो कानून था उसके अंदर जो मोस्ट ऑफ दी ऑफेंसेस थे वो बेलेबल ऑफेंसेस थे, कि आपको एक तरफ से पकड़ा गया और दूसरी तरफ से आपने वकील किया और जाके वहाँ पे आपने मचल के दी। और बेलेबल ऑफेंस के अंदर यू कैन क्लेम योर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट। ये आपका एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है कि बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल दे दीजिए। फिर उस कानून को बनाने की जो मकसदियत थी, ऑब्जेक्टिव था, जो उसका पर्पस था, वो फोत हो जाता है। लिहाजा उस वक्त जो कानून बनाया गया था उसकी एफिकेसी को डिटरमिन करने की जो यार्डस्टिक थी वो बहुत अंडरमाइंड थी। जो भी शख्स वो क्राइम कमिट करता था, पतंगबाजी करता था, उससे अगर किसी का नुकसान होता है, किसी के गले में डोर फिरती है, तो अल्टीमेटली वो उसको जो है वो ज़मानत मिल जाती थी। अब वही कानून जो है उसको सख्त किया गया। वो जो ऑफेंसेस थे, जो बेलेबल थे, काबिल ज़मानत थे, अब नाकाबिल ज़मानत करार दे दी गई। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो गए। जो सज़ा 3 साल तक थी मैक्सिमम, वो 7 साल तक कर दी गई। जो जुर्माना 1 लाख रुपया था, वो जुर्माना 1 लाख से बढ़ाकर अगर कोई शख्स पतंगबाजी करता है, उड़ाता है पतंगे, तो उसका 20 लाख है। अगर कोई पतंगे बेचता है, उसका कारोबार करता है, उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाता है, वो पकड़ा जाता है, लिहाजा उसकी जो जुर्माने की रेशो है वो भी बढ़ाकर 1 लाख से 50 लाख तक कर दी गई। लिहाजा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो बच्चे
या वो लोग जो 2 4 5 10 पतंगे लेकर भी बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर वो भी पकड़े गए तो उनको भी 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा भले सकता है। उन्होंने अब नहीं बनाई, भले वो नहीं उड़ा रहे, मगर वो सिर्फ लेके ट्रैवल कर रहे हैं। वो ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जो शख्स पतंगों को कैरी करके, डोर को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी नकलो हरकत के दरमियान अगर वो मटीरियल उससे बरामद होता है, पुलिस वाले उसे फॉरफीचर करते हैं, जब्त करते हैं, तो वो उसकी बेस के ऊपर उसे 50 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है और उसकी जो है 7 साल तक सजा दी जा सकती है। लिहाजा मैं ये फिजा समझता हूँ कि हम जैसे मुल्कों के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, वहाँ पे डेथ एंड पनिशमेंट का जो प्रिंसिपल है वो इन्फोर्स करना चाहिए। और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि जिन माशरों के अंदर, जिन मुल्कों के अंदर, जिन कौमों के अंदर या रियासतों के अंदर जुर्म करने से पहले या जुल्म करने से पहले या किसी के सरों से चदरें उतारने से पहले या किसी का गिरेबान जो है चाक करने से पहले लोगों के हाथ नहीं कांपते, ज़मीर मलामत नहीं करते, टांगे नहीं लरसती, उनको डेथ एंड पनिशमेंट दी जाए, होलनाक, इबरतनाक, उंदेशनाक, कर्बनाक सजाएं दी जाए, ताकि जो सोसाइटी में दूसरे दबीज और हकीकत में सोच रखने वाले लोग हैं, उनके जहानों कलूब पे ये चीज़ रक्स करे कि कल कल अगर हम भी पतंगबाजी करेंगे, किसी के घर का चूल्हा हम बुझाने जा रहे हैं, किसी का गला काटने जा रहे हैं, किसी को यतीम करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ स्टेट जो है वो सुतेली माँ से बदतर सलूक करेगी। सर ये पहले क्यों नहीं इस तरह से स्टेप लिया गया, ये अब जो स्टेप लिया गया पहले क्यों नहीं इस तरह से सख्त किया गया? आपके सामने जब आप मीडिया की बात करें तो मीडिया ने भी काफ़ी जब इसको हाईलाइट किया और इन्हांस किया, उसके बावजूद भी उस टाइम पे भी इस तरह का सख्त कानून नहीं आया, मगर अभी तो कोई ऐसी हाईलाइट सिचुएशन भी नहीं थी, तो कानून इतना सख्त क्यों? फिजा उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि कसूर के अंदर 2 फरवरी की जो तारीख अनाउंस कर दी गई है कि वहाँ पे बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी तरह हर साल, पिछले साल फैसलाबाद के अंदर बसंत का त्यौहार मनाया गया है। इसी तरह सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, या ये जो बेल्ट है पंजाब का स्पेसिफिकली, यहाँ पे भी बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत को जश्न बहारा के साथ कनेक्ट किया जाता है, लिहाजा ये फरवरी के तीसरे हफ्ते, दूसरे हफ्ते या लास्ट वीक के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है। लिहाजा इस वक्त जो था दैट वाज द मोस्ट पिवटल टाइम, मतलब पिवटल टाइम के जिसके अंदर इसको इन्फोर्स करने की जरूरत थी। इट वाज ऑन द टिप ऑफ एवरी टंग इन पाकिस्तान। आई मस्ट से दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन, चूँकि जो लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, या जो पतंगे उड़ाते हैं, उनके लिए बड़ा क्रूशियल टाइम था। उनको जो है शुतर बेमहार की तरह आज़ादी देने की बजाय उनको नकेल डालने का दिस वाज द राइट टाइम एंड द राइट स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द राइट टाइम एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप ले लिया गया। अगर हाँ 2-3 महीने पहले ले लिया जाता, शायद आँख हो जल पहाड़ हो जल, ठीक है। और हमारी मीडिया की भी आदत है, हम लोगों का भी बहसीत कौमियत और इम्तियाज़ है कि जब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो हम उसकी तरफ इंटरेस्ट लेना छोड़ जाते हैं, तो नई नई चीज़ों की तरफ हमारा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने 3 टॉक शो इस पर, मॉर्निंग शो इस पर किए। इसका पर्पस क्या है कि ये जो 1 महीना है जिसमें बसंत का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, कि लोगों के हर ज़ुबान ज़द-ए-आम या ज़राए तफन्नुन भी, ये जो लोग सेलिब्रेशन की तरफ जाते हैं वो इस चीज़ से बात रहें, उनकी ममानत की जाए, उनको ये बताया जाए कि अगर आप पतंगबाजी करेंगे और आपके लिए जो है वो सज़ाएँ भी बढ़ा दी गई हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, आपके घर वाले भी अजियत का शिकार होंगे। क्योंकि जब आप किसी शख्स को जो है वो ज़ख्मी करेंगे या किसी शख्स को मौत के घाट उतारेंगे, और मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये जो 322 के तहत डील किया जाता है। अगर कोई शख्स जो है इलीगल एक्ट करता है जिससे किसी की जान चली जाती है लेकिन उसकी नीयत उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, तो 322 उसके ऊपर लगता है, उसको बोलते हैं कत्ल बिस सबब। उसकी सज़ा जो है सिर्फ दियत है, किसी किस्म की सजा नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पतंगबाजी जैसा जो काम है ये तो इंटेंशनल मर्डर के जिम्मे में आता है कि आप 302 शख्स पे लगाना चाहिए कि जिसको ये पता है कि जब मेरी पतंग कटेगी इस डोर के साथ किसी का गला कटेगा। एक गला नहीं कटेगा, एक घर कटेगा, एक घर नहीं कटेगा, एक बस्ती कटेगी, एक बस्ती नहीं कटेगी, एक मुल्क कटेगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो कटने कटाने का सिलसिला है उसको छोड़ना चाहिए। और उसके लिए फिर वही बात करूँगा कि जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट है कि हम जैसे मुल्कों के लिए बहुत डायसी से कहा गया कि आपके मुल्क के पास अपना कानून नहीं है, यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका आइन कहाँ पर है? उसने कहा इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों पे लिखा है, हमें किसी कागज के दस्तूर में छूरे झंडे की जरूरत। इसके बरक्स हमारे हम जैसे मुल्क हैं जहाँ तक जब तक आप सजाएं इन्फोर्स नहीं करेंगे, डेथ एंड पनिशमेंट नहीं देंगे, शायद हम इन चीज़ों बहुत आला, बिल्कुल सही, आपने मैसेज भी बहुत अच्छा कन्वे किया। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी का, क्योंकि एक बहुत मैं कहूँगी पब्लिक सर्विस मैसेज है जो आज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि खुदारा थोड़ा सा खौफ खुदा रखें। हम यही घूम फिर के यहाँ पे बात करते हैं कि हम ये जो अपने माँ बाप जो हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को बिठाएं, समझाएं, प्यार से समझाएं, थोड़ी सी सख्ती भी करें कि वो छुप के भी इस तरह की कोई हरकत ना करें, क्योंकि इससे किसी इंसानी जान जो है वो जुड़ी हुई है। और अगर किसी
आपके कोई मोहल्ले में आपके कोई पतंगबाजी कर रहा है, ऐसे को उड़ा रहा है, आप देख रहे हैं और आपको उसकी कोई ऐसी खबर रखते हैं, भले आपके दोस्त यारों में से हो, जान पहचान में से, मगर आप उसकी कंप्लेन करें, आप उसकी खबर करें, एक बार समझाने की कोशिश करें, नहीं समझता तो इसका कानून बड़ा सख्त हो गया है, इसकी सज़ा है, इसकी बेल कोई नहीं है। और मैं बताऊँ कि जो कर रहे हैं ये तो उस बात को क्लियर समझ लें कि अगर पकड़ हो गई तो बेल कोई नहीं है इसकी। बहुत बुरा कानून सख्त जो है वो नाक़िस कर दिया गया। और मैं आपको बताऊं, जब कानून सख्त हो जाए और कहीं कानून सही हो ना, तो आवाम को उनका साथ देना चाहिए। हम कानून के साथ खड़े इस लॉ पे। आई एम सो हैप्पी एंड आई अप्रिशिएट कितना अच्छा कानून जो है ये इसको नाक़िस किया गया है। तो आपसे मुलाकात करूँगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ सबका ख्याल रखते हुए ये सब काम छोड़ दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।